और पार्टी के वज़ीर आज़म के अधिक उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी इसकी तारीफ कर देंगे। जी कुर्बानी साहब, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बानी साहब, जो कि बता रहे थे कि कांग्रेस जो है उसके तमाम सीनियर लीडर जो है वो अपने कारकुनों में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ये कोशिश काफी पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जब जागे तभी सवेरा। हाँ, उनकी ये कोशिश जो है वो कितनी कारआमद साबित होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त 0 डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। Change India, an agenda for the next PM. एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। ITV न्यूज में आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। रांची की CBI अदालत ने 1983 के पुलिस यूनिफॉर्म स्कैम मामले में साबिक IPS अफसर रामचंद्र खां को 1 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। इस मामले में आज रामचंद्र खां अदालत में पेश किया गया था। वाज़ेह रहे कि रांची पुलिस ने पुलिस यूनिफॉर्म स्कैम मामले में साबिक IPS अफसर रामचंद्र खां को गिरफ्तार किया था। रामचंद्र पर पुलिस यूनिफॉर्म मामले में 40 लाख की हेराफेरी का इल्जाम आयद है।
तवील अरसे से फरार चल रहे सीमी के दहशतगर्द माजिद ने भोपाल में आज सुबह अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी है। दहशतगर्द माजिद और उसके साथी गुलरेज और साजिद पर 15,000 रुपए का इनाम था। माजिद पर धमाका खेज अशिया से मुतालिक एक्ट के तहत मामला दर्ज है। एटीएस के मुताबिक ये दहशतगर्द अलकायदा की तर्ज पर धमाका खेज अशिया की तैयारी करते थे। एटीएस भोपाल की जो टीम है उसको पुलिस कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगी। महिदपुर का जो मॉड्यूल है और शोलापुर का जो मॉड्यूल है, आईडीज बनाने के लिए अलकायदा की तरफ से जो मटेरियल सर्कुलेट हो रखा है उससे इंस्पायर्ड होकर के आईडीज इनके द्वारा तैयार की जा रही थी। उसी सिलसिले में इन लोगों के ऊपर रिवॉर्ड किया। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी आज अमेठी के 2 रोजा दौरे पर हैं। मौसम की खराबी के सबब उनकी आमद में काफी ताखिर हुई। अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे और अपने हल्के इंतखाब में मरकज की स्कीमों के निफाज के ताल्लुक से जानकारी लेंगे। अमेठी में राहुल गांधी के नुमाइंदे के मुताबिक कांग्रेस लीडर कुछ देहातों का अचानक मुआयना भी कर सकते हैं। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने हाल ही में अमेठी में रैली करके राहुल की कारकर्दगी पर सवाल उठाया था। तेलुगु फिल्मों के अफसानवी अदाकार अक्कीनेनी नागेश्वर राव का कल रात इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। कुछ अरसे से वो कैंसर में मुब्तला थे। तेलुगु फिल्मों में सिनतकार उनकी खिदमात के लिए उन्हें बावकार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी नवाजा गया। नागेश्वर राव तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुन के वालिद हैं। नाज़रीन, ये आप रास नजारा देख रहे हैं तेलुगु अदाकार नागेश्वर का, जिनका इंतकाल आज हुआ है, कल हुआ है, माफ कीजिएगा। उत्तमुलु वेनिनि प्रमाणमुगा अंगीकरिंतुरु लोकमंतयु दानिनि अनुसरिंचुनु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रियासती वक्फ बोर्ड के 12 अरकान की नामजदगियों, माफ कीजिएगा 2 अरकान की नामजदगियों को रद्द कर दिया है। अदालत ने वक्फ बोर्ड के रुकन नूर बादशाह और मौलाना सैयद मोहम्मद इब्राहिम के इंतखाब के तरीके को गलत करार देते हुए उनकी नामजदगियों को रद्द किया है। वाज़ेह रहे कि साबिका हुकूमत ने बीजेपी के सदर येचुरप्पा की सिफारिश पर उस वक्त के वजीर आला डीवी सदानंद गौडा ने नूर बादशाह और सैयद मोहम्मद इब्राहिम को वक्फ बोर्ड के रुकन के तौर पर नामजद किया था, लेकिन उन अरकान की नामजदगियां वक्फ एक्ट में मौजूद शराइत पर खरी ना उतर पाने की वजह से अदालत ने उनकी नामजदगियों को रद्द कर दिया है। कश्मीर वादी में भारी बर्फबारी हुई। गुज़िश्ता रात से ही कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में 24 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मैदानी इलाकों में कल से अब तक तकरीबन 12 इंच बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और दीगर सड़कें बंद हैं। शुमाली कर्नाटक के एक छोटे से शहर इलकाल में मुस्लिम नौजवानों की तंजीम ने फिरका वाराना हम आहंगी की एक शानदार मिसाल
मिसाल कायम की है। पिछले 10 बरसों से लिमरा वेलफेयर एसोसिएशन नामी तंजीम गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करती आ रही है। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में हिंदू जोड़ों की भी काबिले लिहाज तादाद मौजूद रहती है। कर्नाटक के जिला बागलकोट के छोटे से शहर लकल में पिछले 10 बरसों से इज्तिमाई शादियां हो रही हैं। मकामी मुस्लिम नौजवानों की तंजीम लिमरा वेलफेयर एसोसिएशन के तहत मुनक्किद होने वाली इज्तिमाई शादियों की तकरीब में मुसलमानों के अलावा हिंदू जोड़े भी अजदवाजी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस साल कुल 74 मुस्तहक जोड़ों की शादियां अंजाम पाईं। उनमें 23 हिंदू जोड़े शामिल हैं। और ये पैगाम मैं लिमरा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से और यहाँ के रहने बसने वाले हिंदुओं और मुसलमानों की जानिब से आप सबको देना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के प्रोग्रामों की और इस तरह के इजलास की शदीद जरूरत है, जहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में मिल बैठकर इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करें, एक दूसरे का सुख दुख बांटें, एक दूसरे की खुशी में शरीक रहें, गरीबों की मदद करें, यतीमों को सहारा दें। हमारे रसूल ने जो हमें सिखाया है, जो हमारे और बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, हमारे नौजवान उस रास्ते पर चलकर एक हिंदुस्तान के बेहतरीन शहरी बनने की कोशिश करें और दूसरों को भी अपने जो भाई कितना जोड़े हैं इस साल तकरीबन 78 जोड़ी जाई है। कुल 10 साल में मिलाकर 750 से ज्यादा हम लोग शादियों का इंतजाम भी कर चुके हैं। बगैर किसी की मदद के हमारे नौजवानों की माली इमदाद से ये काम आज तक होता आया है। हिंदू मुस्लिम और यहाँ के सब कास्ट सब सर्वधर्म काम करते आए। 10 साल से जो है गरीब जोड़ियों का शादियां कर रहे हैं। इस साल 250 लोगों का जो है गरीब जोड़ियों का शादी का बेड़ा हमने उठाया था और 78 जोड़ी जो है इस साल हमारे यहाँ मौजूद है। उन सब लोगों को हम शादियां करके दे रहे हैं। कुल 10 साल में जो है तकरीबन 750 जोड़ियों का हमने शादी किया है। 10 साल के अरसे में लिमरा वेलफेयर एसोसिएशन के तहत 875 मुस्तहक जोड़ों के अजदवाजी रिश्ते उस्तवार किए गए। इज्तिमाई शादियों के अलावा ये तंजीम समाज के गरीब तबके को तालीमी तिब्बी इमदाद भी फराहम कर रही है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। वक्फ इमलाक की लूट खसोट तो पूरे मुल्क में मची है, जिसमें अपने तो हैं ही रियासती हुकूमतें भी वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी कब्जे में पीछे नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक मगरबी बंगाल के राजभवन की जमीन भी वक्फ की मलकियत है। मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस अब्दुल गनी ने इस मामले की तस्दीक करते हुए इस मसले पर वजीर आला से मिलने की बात कही है। ईटीवी को कुछ ऐसे अहम दस्तावेजात हाथ लगे हैं जिनसे ये मालूम होता है कि मगरबी बंगाल के राजभवन की शानदार इमारत जिस जमीन पर खड़ी है वो जमीन वक्फ की ही मिल्कियत है। राजभवन से वक्फ बोर्ड को इस जमीन के बहाना महज 147 रुपए ही अदा किए जाते हैं। ये जमीन 1897 में वक्फ की गई और इन कागजात में मुतवल्ली और मालिकान के खाने में अब्दुल मतीन और नईमुद्दीन का नाम दर्ज है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से जब इस सिलसिले में बात की गई तो उन्होंने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि किराया 500 गुना कम है। उन्होंने इस मामले की मजीद तहकीकात की यकीन दहानी भी कराई है। वक्फ बोर्डेर যে সমস্ত প্রপার্টি আছে যেগুলো এনরোল আছে সেগুলো যেন ঠিকভাবে আমরা ম্যানেজ করতে পারি, আইডেন্টিফাই করতে পারি, উদ্ধার করতে পারি, স্টেপ নাও। আর যেগুলো সরকারি কিছু তো রয়েছে, যেমন আমাদের রাজা চেম্বারে ওটা তো একটা ওয়াকফ প্রপার্টি, ওখানে সরকারি অফিস চলতো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিস চলতো, ওরা এখন রিসেন্টলি ছেড়ে চলে গেছে। স্টেট গভর্নমেন্টের 2-1টা অফিস আছে, শহরের বিল্ডিংও গভর্নমেন্টের 2-1টা অফিস আছে। আমাদের কাছে খবর আছে রাজভবনটাও নাকি ওয়াকফ প্রপার্টি। রাইটের সম্বন্ধে আমার কোনো নলেজ নেই, কিন্তু রাজভবনের ওয়াকফ প্রপার্টির একটা ফাইল আছে, কম মানে 500 टाइम्स कम এরকম। वाज़ेह रहे कि वक्फ इमलाक के नए कवानीन के मुताबिक इन तमाम कब्ज़ात को हटाया जाना या इसका मुनासिब हल तलाश करना आसान कर दिया गया है। जिन जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे हैं या मुनासिब किराया अदा नहीं किया जाता, मकामी इंतजामिया को भी इस कानून के तहत पाबंद किया गया है। बोर्ड के चेयरमैन ने पूरे दस्तावेजात के साथ वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की बात भी कही है। সম্পত্তিগুলো উদ্ধারের জন্য কিছু বেটার হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এদের উপরে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে বোর্ডের ডিসিশন মানতে ওরা বাধ্য। দে উইল বি গভর্নমেন্টের সঙ্গে করেসপন্ডেন্স করবো, কনসাল্ট করবো, কারণ ওয়াকফ বোর্ড ইজ আন্ডার দি কন্ট্রোল অফ দি গভর্নমেন্ট।
হ্যাঁ, ন্যাচারালি আমরা ইগনোরিং গভর্নমেন্ট এই নিয়ে একটা অ্যাকশনটা ভাবা যাবে না, যেহেতু এটা রাজভবন, তাই না? मगरबी बंगाल में ये पहला मामला है कि वक्फ बोर्ड ने सरकारी इमारतों की जांच शुरू करने का फैसला किया है। अब अक़लियतों की हिमायती कही जाने वाली मगरबी बंगाल हुकूमत इस मामले में क्या इक़दाम करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ईटीवी न्यूज़, कोलकाता। इंतखाबात से कबल हर बार बरसरे इक़्तिदार पार्टियां मुसलमानों को उनके मसाइल के सिलसिले में महज वादे और यकीन दहानियों का झांसा देकर मुतमईन करती आ रही हैं, लेकिन इस बार मुसलमान हुकूमत के इन झांसों में आने वाला नहीं है। इन ख्यालात का इजहार जमीयतुल उलमा के महाराष्ट्र सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी ने हुसूल इंसाफ के उन्वान से बीड़ में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब के दौरान किया। जमीयत उलमा महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से इन दिनों हुसूल इंसाफ के उन्वान से बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत महाराष्ट्र के जिला बीड़ में इजलास आम का इनकाद अमल में आया। जलसे में जमीयत के जिम्मेदारों ने मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के लिए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन, बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई, वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और फसाद मुखालिफ बिल की मंजूरी को वक्त की अहम जरूरत बताया। इजलास में ये इंतबाह भी दिया गया कि अगर हुकूमत ने इन नुकात पर अमल नहीं किया तो उसे आइंदा इंतखाबात में खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम 4 मुतालबात और 4 डिमांड्स को लेकर पूरे सूबे के अंदर आवाज बुलंद कर रहे हैं। नंबर 1 रिजर्वेशन, नंबर 2 इंसदाद फसाद कानून बिल और नंबर 3 बेकसूर नौजवानों की रिहाई और नंबर 4 तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और दिगर मसाइल। जैसे महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के ऊपर को अमली जामा पहनाते हुए जब तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक हम इनका साथ नहीं देंगे। इजलास में बीड़ शहर के अलावा जिले के मुख्तलिफ मकामात से हजारों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और जमीयत उलमा की जानिब से आइंदा माह चलाई जा रही जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेने की यकीन दहानी कराई गई। कुर्सी पर हमने बैठाना तो कुर्सी पर हम कुर्सी से उतार सकते हैं। मैं उससे नीचे उतर के एक बात और कहता हूँ, हम अगर दूसरी सरकार को बैठाने के लायक नहीं है, लेकिन तुम जालिमों को उतारने के लायक कल भी थे और आज भी है। बेशक याद रखिएगा, पूरे मुल्क में हमारा वोट बैलेंस है। महाराष्ट्र में 15% हमारा वोट है। महाराष्ट्र के अंदर बीटीएस का कुल इंतहाई नंगे पने के साथ बढ़ चुका है। आप देख लीजिए, जैसे इस बीड़ शहर पर टारगेट बनाया गया, बेकसूर नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर लठार लगा रहा है। जमीयत के जिम्मेदारों ने फरवरी माह में जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। लोगों से इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की गई। ईटीवी न्यूज़, बीड़। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की तश्कील न करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में तौहीन अदालत की अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार के मुताबिक अदालत ने हुकूमत को पिछली समाअत के दौरान 6 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की तश्कील न करने की हिदायत दी थी, जिस पर मुद्दत गुजर जाने के बावजूद अमल नहीं हुआ है। उस पर 23 जनवरी को समाअत होगी। 13 को ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने हमारी जनहित याचिका को मंजूर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को यह हुक्म दिया था कि हर हाल में आज के तारीख से 6 हफ्ते में उर्दू अकादमी का गठन कर दिया जाए। 6 हफ्ते का टाइम जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया टाइम जो है वो 11 जनवरी 2014 को खत्म हो गया, 6 हफ्ते का। उसके बाद में भी आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू अकादमी का गठन नहीं किया है। इसलिए हमने 2/12/2013 के माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के जनहित याचिका में जो आदेश पास हुआ था उसके खिलाफ आज हमने माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है, जिसकी सुनवाई 23 को। मरकजी हज कमेटी ने 2014 का हज एक्शन प्लान तैयार जारी कर लिया है। हज कमेटी के हज प्लान के मुताबिक हज 2014 के अमली सरगर्मियों का आगाज 1 फरवरी से हो जाएगा और पहली हज फ्लाइट 27 अगस्त को रवाना होगी। रियासती हज कमेटियों ने इस ताल्लुक से तैयारियां शुरू कर दी हैं।
ऐसा है कि हमको सर्कुलर सेंट्रल हज कमेटी से मिला है, उसके अनुसार हम हज के फार्म भरवाना और उनके जो कुछ भी उसमें सहूलियत दे सकते हैं पूरी सहूलियत हम हज हाउस में ही करेंगे और हाजियों को कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी। और 1 तारीख से 15 मार्च तक ये सिलसिला चालू रहेगा। पहले हमने मुसाफिर खाने में किया था इंतजाम, अब की बार हम हज हाउस में ही करेंगे और सारी सहूलियतें हाजियों को देंगे। इस बार हमने ये तय किया है हज कमेटी ने कि हम रोजाना ही जो भी आवेदन करने वाले हैं, जो भी आएंगे, उनके हम वहां पर आवेदन करने वालों का हम जो है मेडिकल प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म भरना, सब काम हम वहीं पर ही हज हाउस में कराएंगे। रोजाना प्रतिदिन ये काम करा जाएगा 1 फरवरी से 15 मार्च तक। और वहां पर हमने आज ही हमारे चेयरमैन सलीम कारी साहब ने लेटर इशू कर दिया है सीएमएचओ को, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हज हाउस के अंदर एक डॉक्टर, एक टेक्नीशियन और अपनी टीम वहां लगाएं। वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, no, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी, मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। आज हम मिलेंगे नूर बानो से। नूर बानो ने पूरे कॉलेज में फर्स्ट आकर अपने फिरके का नाम रोशन किया है। नूर बानो, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। आप हमें अपनी कामयाबी के बारे में बताइए। देखिए, मेहनत तो मैंने की, लेकिन इस बात का असली क्रेडिट जाता है वजारत बराए अक़लियती उमूर की मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन यानी MAEF को, क्योंकि इसी से हम जैसी अक़लियती फिरके की तालिबात को पढ़ाई के लिए वजीफा दिया गया और MAEF के तहत ही तालीम के मैदान में काम कर रहे गैर सरकारी इदारों को इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए माली ताउन दिया जा रहा है, जिससे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए नई बिल्डिंग्स के साथ ढेरों बेहतर सहूलियात भी मिल रही हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन हम अक़लियतों के लिए तालीमी नेमत है। तो देखा आपने, नूर बानो की मेहनत और सरकार के मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ने तालीम के मैदान में कमाल कर दिखाया है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं न कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं न कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके से। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वजारत खारजा ने पाकिस्तान के कारगुजार हाई कमिश्नर को सरहद पार तिजारत पर रोक लगाने के मामले पर तलब किया है। वजारत खारजा का कहना है कि इस मामले को सिफारती सतह पर हल करने की कोशिश की जा रही है। वजारत खारजा से इस पर अम्र पर ताज्जुब का इजहार किया है। ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलविस अफराद की खातिर पाकिस्तान ने LOC पर तिजारत को यरगमाल बना लिया है। वाज़ेह रहे कि कमिश्नर पुलिस ने पाकिस्तान मकबूजा कमिश्नर से आने वाले ट्रक से 100 करोड़ रुपए मालियत की ड्रग्स जब्त की थी। उसके बाद से पाकिस्तान ने सरहद पार ट्रैफिक और तिजारत पर रोक लगा दी है। High Commissioner of Pakistan was summoned by the Ministry of External Affairs. This was in connection with the recent stoppage of trans LOC trade and bus services.
Now, we find it surprising that for the sake of persons indulging in drug trafficking, Pakistan had chosen to hold hostage trans-LOC trade and travel, which brings immense humanitarian benefits to the people of Jammu and Kashmir. पाकिस्तान के शुमाली वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन चला रही है। वक्फे वक्फे से पाकिस्तान फजाइया के जेट तैयारे और हेलीकॉप्टर मिलिटेंटों के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। बीती रात से अब तक फौजी ऑपरेशन में 50 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान में मीर अली के मकाम पर शिद्दत पसंदों के मुश्तबह ठिकानों पर फौज के फजाई हमलों में कई शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी फौजी हुक्काम के मुताबिक हमलों में हलाक होने वाले बाज शिद्दत पसंदों का ताल्लुक हाल ही में पेशावर और बनू में फौज पर होने वाले हमलों से था। फौज को इलाके में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तलात मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गुज़िश्ता रात से जेट तैयारों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीर अली और मीरान शाह में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता रात जेट तैयारों से कार्रवाई की गई, जबकि मंगल की सुबह से फजा में हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं जो वक्फे वक्फे से शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। ये भी इत्तलात हैं कि जेट तैयारों की बमबारी में आम शहरियों के मकान भी निशाना बने हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कार्रवाई में मरने वाले बेशतर शिद्दत पसंद हैं, ताहम तालिबान की तरफ से इस सिलसिले में अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। गुज़िश्ता माह खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में फौज की छावनी के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफिले के करीब धमाके में 20 फौजी जवान हलाक हो गए थे। शिद्दत पसंदों की तरफ से फौज को निशाना बनाए जाने के सबब अब फौज शिमाली वजीरिस्तान में खुसूसी ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। शाम में कैदियों पर मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद और उनमें से 11,000 अफराद को फांसी दिए जाने से मुताल्लिक सामने आने वाली रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका दोनों ने तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे इंतहाई खौफनाक करार देते हुए इस मामले की मुकम्मल जांच की जरूरत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने शाम से मुताल्लिक उस मुबैना रिपोर्ट को इंतहाई खौफनाक व खतरनाक करार दिया है, जिसमें बशारुल असद हुकूमत पर बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों के साथ तशद्दुद और हजारों कैदियों को फांसी दिए जाने का इल्जाम आयद किया गया है। वाज़ेह है कि जंगी जराइम के 3 साबिक जजों के हालिया रिपोर्ट में कहा गया था कि इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि शाम में बगावत के आगाज से जंगी कैदियों पर मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद किया गया और उनमें 11,000 अफराद को फांसी दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के सरबराह के तर्जुमान का कहना है कि रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो इंतहाई खौफनाक है और इस मामले की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। दूसरे ने अमेरिका ने इस रिपोर्ट पर अपने रद्दअमल में कहा कि रिपोर्ट इस बात की अहमियत को जाहिर करती है कि शाम के सद बशारुल असद की हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाए। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मेरी हाफ का कहना है कि शाम की सूरत हाल खतरनाक है और बशारुल असद हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। जबकि शामी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि इस रिपोर्ट पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिपोर्ट कतर की ईमा पर तैयार की गई है जो शाम के बागियों की हिमायत करता है। ये रिपोर्ट शाम से मुताल्लिक अमन मुज़ाकरात से ऐन क़ब्ल सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। यूक्रेन में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कल होने वाली बातचीत आखिरी लम्हे में मुलतवी कर दी गई। हालांकि यूक्रेन के सदर ने इस अहम बातचीत के न होने पर अफसोस जाहिर किया है। इस बीच हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में कोई खास कमी नहीं आई है। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद तकरीबन 2000 मुजाहिरीन के फसाद, मुखालिफ दस्तों से झड़पें भी हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भी टीम इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। डकवर्थ लेविस ज़ाब्ते के तहत टीम इंडिया को 15 रन से शिकस्त हुई। आज हुई शिकस्त से टीम इंडिया को ICC वनडे रैंकिंग की पहली पोजीशन भी गंवानी पड़ी। हैमिल्टन में खेला गया दूसरा वनडे मैच बारिश से मुतासिर रहा। बारिश के सबब आज के मैच को 50 के बजाय 42 ओवरों तक महदूद किया गया था। टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने फील्डिंग करने का फैसला किया था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए। तब डकवर्थ लुइस के तहत टीम इंडिया को 42 ओवरों में 297 रन का निशाना दिया गया था। न्यूजीलैंड की जानिब से विलियमसन और रॉस टेलर ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जबकि एंडरसन ने सिर्फ 17 गेंदों में 44 रन की धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 271 रनों तक पहुंचा दिया। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही
और दोनों सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा जल्द ही पवेलियन लौट गए। तब विराट कोहली और रेहाने ने पारी को संभालने की कोशिश की। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद कप्तान धोनी और सुरेश रैना ने भी तेज रफ्तार रन बनाए। तब टीम को कामयाबी से